सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं केमिस्ट्री का सेट नंबर फर्स्ट 347 GI। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 2 है। इसमें हम लेक्चर नंबर फर्स्ट भी दे चुके हैं, जिसमें हमने 1 बहुविकल्पी से लेकर के एक नंबर के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अब हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो हैं हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन, जो प्रश्न 2 का घ से लेकर के प्रश्न 4 का का भी है इसमें 2, और प्रश्न 3 का ख, 3 का ग और 3 का घ। इसके बाद आगे भी देंगे। तो देखिए, जैसे इसमें दिया है प्रश्न 2 के घ में उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए कि उत्प्रेरकों का अधिशोषण सिद्धांत क्या है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको याद करें। उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो सर्वप्रथम केसर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक ने अधिशोषण सिद्ध शब्द का प्रयोग किया था। इसे लैटिन भाषा में कहा जाता है चूषण। लैटिन भाषा में अधिशोषण का अर्थ होता है चूषण होता है सूक्ष्म विभाजित अवस्था में किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर किसी पदार्थ के अणु या परमाणु या आयनिक स्पीशीज का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। अथवा जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है और किसी भी द्रव की सतह पर अगर वो जुड़ता है या किसी परमाणु का जुड़ना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है कि कोई भी द्रव पदार्थ है और अगर कोई द्रव पदार्थ क्या होता है अधिशोषण की सतह पर जुड़े, यानी सतह पर उसका ठहरना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। उसके बाद प्रश्न 4 का है, जो यानी क्या था कि ये न्यूमेरिकल था, तो मैंने कहा थोड़ा पहले ले रहा हूँ इसको। तो CuSO4 विलयन को 1 एम्पियर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ कॉपर जो होता है, कॉपर पर जैसे प्लस के 2 आवेश हैं, तो इसने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, पहले से इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे थे और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो बन जाता है हमारा कॉपर। 1 मोल कॉपर, यानी 1 मोल कॉपर का मतलब होता है 63 ग्राम। कॉपर का 1 मोल कॉपर का मतलब है 63 ग्राम को निक्षेपित करने के लिए 2 फैराडे, ये F का मतलब फैराडे, और 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, और 2 फैराडे बराबर होगा 2 × 96,500 कूलम। 1 कूलम बराबर होता है, यानी 1 फैराडे बराबर होता है 9000, यानी 96500 कूलम। अब आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर IT, जहाँ I का मान दे रखा है 1 एम्पियर और T का मान दे रखा है 900। तो यहाँ पर 1 × 900 बराबर 900 कूलम निकले। अब यहाँ पूछ रहा है कॉपर की मात्रा पूछ रहा है, तो 900 कूलम द्वारा निक्षेपित कॉपर की मात्रा, इसका 1 ग्राम में कितने हैं? 63 हैं, तो 63 लगा लिया। कूलम कितने हैं? 900। आवेश कितना है? 900, यानी इसकी जो आवेश है वो कितना है? 900। 2 × 96,500, ये क्या निकला हमारा? निक्षेपित करने पर, 1 मोल के निक्षेपित होने पर। तो इनको यानी इनका गुणा किया तो ये बना 56700 और ये बना 193,000। 20 से 20 काट दिए, तो यहाँ पर 567 बना, यहाँ 1930 बना। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? 0.294 ग्राम ये हमारा क्या प्राप्त हुआ? यानी कॉपर की जो है मात्रा प्राप्त हुई, यानी कॉपर का क्या प्राप्त हुआ? द्रव्यमान प्राप्त हुआ। इसके बाद है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पर कभी कभी हैबर विधि द्वारा अगर ये पूछा जाएगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पर चित्र भी बनाना होगा और रासायनिक समीकरण भी लिखने होंगे। लेकिन यहाँ पर केवल इतना दिया है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की विधि को लिखिए। तो जब नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर मॉलिब्डेनम तथा आयरन चूड़ उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्या बनती है? अमोनिया गैस बनती है। यानी N2 + 3H2 आयरन और मॉलिब्डेनम, आयरन होता है मॉलिब्डेनम होता है उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में कराते हैं, तो 2NH3 बनेगा प्लस 46.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और यही विधि हमारी कहलाती है हैबर विधि। अब उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि 3 का है उपसय संयोजन संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंडों की अधिकतम संख्या को उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। देखिए K4Fe का 6 है, K4Fe, तो Fe यहाँ पर हमारी क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, और इससे Cn कितने जुड़े हैं? 6 जुड़े हैं। तो Fe की उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी? वो Fe की अगर उपसय संयोजन संख्या दिखाने तो बराबर कितनी निकलेगी? 6 निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cn की संख्या कितनी है? 6 है। उसके बाद यहाँ प्रश्न 3 का घ
प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या करो। भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के आधार पर प्रोटीन अपनी क्रियाशीलता को खो देता है। यानी भौतिक हो या रासायनिक परिवर्तन, या तो हम प्रोटीन को गर्म करें या ठंडा कर दें, ठीक है, और रासायनिक में या किसी से क्रिया करा दें, तो क्रिया कराने पर प्रोटीन की क्या होती है, क्रियाशीलता क्या हो जाती है, खो जाती है। वो क्रियाशीलता अक्रिय हो जाता है और उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रोटीन की विकृतीकरण कहते हैं। आगे है हमारा टॉपिक, इसी में निम्न पर टिप्पणी लिखी है। टिप्पणियाँ हर साल पूछी जाती हैं, तो टिप्पणियाँ जो अभी जो हमें पूछी गई है इस लेक्चर में, तो देखिए टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, इसकी खोज सन 1869 ईस्वी में टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिनके अनुसार क्या है, जब किसी प्रकाश किरण को, यानी कोई भी प्रकाश की किरण है, और जब उस प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, अंधेरे कमरे में गुजारते हैं, अंधेरे कमरे में प्रवाहित करते हैं या वो अंधेरे कमरे से गुजारते हैं, तो उसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। जो सूक्ष्म कण क्या करने लगते हैं, जो किरण के जैसे ही संपर्क में आते हैं तो वो क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और उनके इस चमकने की प्रक्रिया को, उनके इस दिखने की प्रक्रिया को, दृश्य की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या होता है कि कभी कभी देखा होगा कि जब कभी अगर कमरे में अंधेरा है और बाहर से अगर सूर्य के प्रकाश की किरण आ रही है, तो देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश में छोटे छोटे मिट्टी या बालू या उसके कण जो होते हैं, जो कोलाडी कण होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और इस प्रकार से कोलाडी कणों का चमकना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसके बाद हमारा आगे है ब्राउनियन गति। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस ब्राउनियन गति की खोज की थी। और उनके अनुसार क्या है कि कोलाडी कणों का किसी क्षेत्र में आगे और पीछे की ओर गति करना। क्या होता है कि जैसे बिल्कुल प्रकाश टिंडल प्रभाव है, इसी तरह से टिंडल प्रभाव में क्या है कि चमकने लगते हैं। केवल वहाँ तक उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन ब्राउनियन ने उन कणों की गति का अध्ययन किया। यानी जो ब्राउनियन, रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने जो कण चमक रहे थे उन कणों की गति का अध्ययन किया। और कणों की जब गति का अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि वे जो कण जो उसमें प्रकाश की किरण में जब वो चमकते हैं तो वो क्या करते हैं, जिग जैग गति करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएँ कभी बाएँ। इस तरीके से क्या करते हैं, वो गति करते हैं, और उस गति का नाम ही उन्होंने रखा था ब्राउनियन गति। तो देखिए कोलाडी कणों का किसी क्षेत्र में आगे पीछे की ओर गति करना ब्राउनियन गति कहलाता है। जैसे कोई कोलाडी कण है, ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर, यानी इस तरीके से क्या बना लेता है, एक शेप बना लेता है, और उस शेप के आधार पर ही कहा जाता है ब्राउनियन गति। तो आप इस प्रकार से हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास पर जुड़े रहिए। इसका आगे का जो पार्ट है मैं बहुत जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए आगे हमारा है जूम करके खराब हो जाएगी ना। टॉपिक 4 का घ, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा तो क्या होगा, और ग्लूकोज की जब सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो होता है ब्रोमीन से क्रिया करता है, न कि फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कभी भी ब्रोमीन जल से क्रिया नहीं करता है। इसके बाद भले ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र एक होता है, लेकिन संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इसकी वजह से हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद भी कर सकते हैं। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अगर अंतर पूछा जाता है तो ग्लूकोज क्या होता है, ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो ब्रोमीन जल से क्रिया नहीं करता है। ये एक परीक्षण भी है, और इसके बाद हमें ये पूछा भी गया है। तो जब ब्रोमीन जल से क्रिया, जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है CH2OH, CHOH का होल 4 CHO प्लस O, यानी ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो रहा है, ये ब्रोमीन जल की उपस्थिति है। तो ये CH2OH CHOH का होल 4 सेम रहता है ये, और CH यहाँ से O आ जाएगा, COOH बन जाता है, जिसे कहते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। यहाँ ऐसे ही फिर कहा जाता है सांद्र HNO3 से, तो यह भी एक ग्लूकोनिक डाइग्लूकोनिक अम्ल होता है। जब ग्लूकोज सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, ये भी CH2OH CHOH का होल 4 COOH। यहाँ से एक O यहाँ चला जाता है और एक O कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो ये बन जाता है COOH। यहाँ देखिए H2 और एक O,
तो यहाँ बन जाता है H2O, तो COOH COOH CHOH का होल 4 CHOH का होल 4, एक कोष्टक बंद कर लेते हैं, COOH यहाँ आ जाता है और यहाँ क्या बन जाता है H2 बन जाता है। इस तरीके से आज हमारा इतना ही काफ़ी है 4 के घातक। इसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे इससे आगे का जो है वीडियो, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास केमिस्ट्री, और इसके बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक आपको प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।